नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी दोस्तों, आपको क्यूज़ वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है। वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ तो नेक्स्ट वीक से ये क्यूज़ वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा और भी करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू सी कुकुम्बर विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर कर लिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। देखिए सी कुकुम्बर के बारे में क्वेश्चन है। सी कुकुम्बर इन इंडिया इज ट्रीटेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। देखिए मैंने आपको स्पीशीज इन न्यूज़ वाला सीरीज में सी कुकुम्बर के बारे में बताया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया में है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में सेटअप किया था, वो भी 239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप में दुनिया का पहला सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रोटेक्शन देखने से शेड्यूल 1 में है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए आया था, ये स्मगल किया जाता है तमिलनाडु से श्रीलंका तक। ठीक है, इसका कई सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स है और भी ट्रेड वैल्यू है, इसलिए इसको स्मगल किया जाता है, जबकि इसको स्मगल करना नहीं चाहिए। इसका ट्रेडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको बोला, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड है। सेकंड है, दे आर सिंगल ब्रांच मरीन ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड जनरली ऑन सी बड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा मिलेगा, वो भी कोस्टल एरियाज में। अब देखिए सिंगल ब्रांच है, मतलब सी कुकुम्बर जैसे रहेगा, कई ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, इसका और कोई ब्रांच नहीं है, एक सिंगल ब्रांच है। ठीक है, कोई हाथ पाँव इस तरह की कुछ नहीं है, फिन्स कुछ नहीं है। तीसरा तो आपको पता ही है, लक्षद्वीप में तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये अंडमान लिखा है। लक्षद्वीप में पहला सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, recently India has climbed 2 spots and has been ranked 46th in Global Innovation Index 2021 rankings. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option डी 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ था और इंडिया का रैंकिंग जो है 2 रैंक अप हुआ है, 48 से 46 हुआ है। ठीक है, आप देखिए इंडिया हैज़ बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस तरह की स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी परस्पेक्टिव में, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स हमेशा आता है पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हमारी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। 2015 से देखोगे ना आप, 81 था, 2021 में 46 हुआ है, तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और भी कई सारे डिटेल्स इसमें लिखा है, जैसे देखिए दिस ईयर इंडियाज रैंक 57th इन इनोवेशन इनपुट्स। देखिए इसमें कई सारे क्राइटेरियाज है, ऐसा नहीं कि एक ओवरऑल मार्क दिया जाता है। जैसे इनोवेशन इनपुट्स है सेम एज लास्ट ईयर बट हायर देन 2019। आफ्टर आज फॉर इनोवेशन आउटपुट इंडिया रैंक्स 45th। अब ये इनोवेशन इनपुट एंड इनोवेशन आउटपुट क्या होता है? इनोवेशन इनपुट मतलब देखिए हम कितना इनपुट दे रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए इनोवेशन करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तब जाके इनोवेशन होगा ना। तो हम कितने टाइम, पैसे और इनपुट दे रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसको इनोवेशन इनपुट बोलते हैं। और इनोवेशन आउटपुट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट होगा। ये सब करने के बाद क्या रिजल्ट है, कितना हम मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, इसको बोलते हैं इनोवेशन आउटपुट। ठीक है, तो इसके हिसाब से इधर लिखा है, क्या लिखा है? आज फॉर इनोवेशन इनपुट इंडिया का रैंक 57th है। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी सेम ही था, पर 2019 से कंपेयर करोगे तो हमारा इनपुट, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने कितने खर्च किए ना, वो ज़्यादा है। इंडिया रैंक्स 45th इन इनोवेशन आउटपुट। दिस पोजीशन इज सेम एज लास्ट ईयर बट हायर दैन इन 2019। वही बात है। ठीक है, एंड इंडिया रैंक सेकंड अमंग द 34 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज। ठीक है, तो इंडिया का लोअर मिडिल ग्रुप इकोनॉमीज में देखने से सेकंड रैंक है। राइट, इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया। राइट, एंड देखिए इंडिया को जो इंप्रूवमेंट हुआ है ना, बेसिकली इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में जो इंप्रूवमेंट है, इसी की वजह से इंडिया की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग है वो ऊपर जा रहा है। आप देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है, वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कार्टागेना प्रोटोकॉल इज ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन और अगेंस्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए 1993 में ये कन्वेंशन फोर्स में आया था। इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब उसमें पूरा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज आएगा, जितने फ्लोरा है, फौना है, सब कुछ आएगा। इसको कंजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज लीगली बाइंडिंग, मतलब करना ही है। द सीबीडी सेक्रेटरीट कहाँ पे? कनाडा में, मॉन्ट्रियल में है, एंड इट ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी है, इसके बारे में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अलग से एक वीडियो भी बनाया है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। द पार्टीज अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड दिस मीटिंग आर कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो सीओपी मीटिंग्स होता है ना, इसमें ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी मीटिंग होता है। 2000 में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन नोन एज कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी वाज अडॉप्टेड। देखिए बेसिकली ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में है, एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऐड किया, मतलब इसी में और एक प्रोविजन ऐड किया, एक एग्रीमेंट जिसका नाम है कार्टागेना प्रोटोकॉल। इसमें मेजरली बायो सेफ्टी के बारे में बताया था, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 2003 सितंबर। सो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है, कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। Question number 4. Consider the following statements with respect to comprehensive economic partnership agreement which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए रिसेंटली इंडिया यूएई कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में एक न्यूज़ आया था। बेसिकली क्या है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट विच कवर्स नेगोशिएशंस ऑन द ट्रेड। बेसिकली एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेड जो है फ्री हो जाए और ईसी हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाए, ये सब के लिए इस तरह की इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाता है। देखिए ये एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट है विच कवर्स नेगोशिएशन ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्सेट्रा। इट में इवन कंसिडर नेगोशिएशन ऑन एरिया सच एज ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम्स कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है या म्यूचुअल जो इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये सब एकदम फैसिलिटेट करने के लिए, कॉपरेट करके बिना कोई प्रॉब्लम का सब कुछ बिजनेस चल जाए, इसी के लिए इस तरह की कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है उससे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है ये जो सीईपीए होता है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। इट लुक्स इनटू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड एनकॉम्पस एन एग्रीमेंट कवरिंग द रेगुलेटरी इश्यूज। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें ये ट्रेड का जो रेगुलेटरी चीज़ें होता है ना, कई सारे रेगुलेशंस वगैरह होता है, उसके ऊपर भी ये फोकस करता है, सबको लिबरलाइज करके एकदम फ्री कर लेते हैं। एंड इंडिया ये जो सीपीए साइन किया ऑलरेडी साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ठीक है। आप देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट विच कवर्स नेगोशिएशन ऑन द ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। CPA also covers in the regulatory aspect of trade। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड encompasses an agreement covering the regulatory issues। जितने भी रेगुलेटरी इशूज है ना, ये भी कवर किए जाते हैं CEPA के अंदर, सब कुछ लिखा रहता है, तो ये भी सही है। एंड इंडिया साइन CEPAs विद साउथ कोरिया एंड जापान, वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC जिसको बोलते हैं। इसका एक रिपोर्ट आया था, वर्किंग ग्रुप 1 रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक्स विच आर करेक्ट। मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स में क्या क्या सही है आपको बताना है। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन, 1, 2 एंड 3। देखिए दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। वैसे इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट जब भी आता है ना दोस्तों, इसका वैल्यू बहुत है। वैसे मैंने आपको कई बार बताया है, ये जो IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट है ना, इसके लिए इनका कोई अलग सा सर्वे वगैरह नहीं होता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, जियोलॉजिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, उन सबका रिपोर्ट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लोग लेते हैं और ये असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो सारे कंट्रीज जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ना, इनकी रिपोर्ट को बहुत वैल्यू के साथ देखते हैं। आप देखिए इनके जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया ना, ये हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में एडिटोरियल्स में कवर किया था। तो देखिए क्या क्या लिखा है। सी लेवल विल कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर एमिशंस आर नो लॉन्गर इंक्रीजिंग। देखिए सी लेवल जो इंक्रीज हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर रहे हैं। पर इसकी रिपोर्ट में यह बोला है आप जितना भी ट्राई करो, सी लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, इट विल कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर एमिशंस आर नो लॉन्गर इंक्रीजिंग बिकॉज ओशन रेस्पॉन्ड स्लोली टू द वार्मिंग। ओशन बहुत स्लोली वार्मिंग के ऊपर रेस्पॉन्ड करते हैं, वार्मिंग के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रोल
करोगे भी तभी सी लेवल तो धीरे धीरे राइज होता ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है, सी लेवल विल कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर एमिशंस आर नो लॉन्गर इंक्रीजिंग। अगला क्या है, ग्लोबल मीन सी लेवल इंक्रीज बाई 0.2 मीटर इन 1901 एंड 2018। वेरी वेरी करेक्ट, ये रिपोर्ट में लिखा है इसलिए मैं बोला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एंड एवरेज रेट ऑफ सी लेवल राइज कितना है, देखिए 1.3 मिलीमीटर एक साल में between 1901 to 1971 and increased to 3.7 मिलीमीटर पर ईयर इन द ईयर 2006 to 2000। देखिए दोस्तों, एक साल में 3.7 मिलीमीटर सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक एक वार्निंग है बेसिकली ये। तो ये जो पॉइंट्स में लिखा है और भी कुछ पॉइंट्स में इधर डाला हूं, या पढ़ लीजिएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 1 3। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांस फैटी एसिड विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C 1 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ कि आपको आंसर देने की टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप पॉज कीजिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या क्या लिखा है, दे आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स विच कैन हैव मच मोर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी देन एनी अदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए ट्रांस फैटी एसिड्स जो है बहुत ही खतरनाक है। काफ़ी सारे जंक फूड्स में ये ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, दिस इज द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट्स। फैट्स का तरह तरह की कैटेगराइजेशन है, इसमें सबसे खतरनाक होता है ट्रांस फैटी एसिड जो है। दिस फैट्स आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली ओनली एंड कैन नॉट ओकर नेचुरली। ये गलत है दोस्तों, थोड़ा सा जो ट्रांस फैटी एसिड है ये नेचुरली भी होता है। अब देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, दे आर मोस्ट हार्मफुल टाइप, ये तो बता दिया मैंने। These fats are largely produced artificially but a small amount also occurs naturally। ठीक है, तो naturally भी occur करता है। And artificial TFAs are formed when hydrogen is made to react with oil to produce fats resembling pure ghee butter। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल TFAs कैसे फॉर्म होता है, ऑयल के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाता है। तो बेसिकली ऐसे आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाता है जो हमें लगेगा देसी घी देसी बटर जैसे देखेगा, पर एक्चुअली वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड ट्रांस फैटी एसिड्स है जो बिल्कुल सही नहीं है अपने सेहत के लिए। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिप्लेस कैंपेन लॉन्च किया था 2018 में, ये जो ट्रांस फैट एलिमिनेट ही करने के लिए। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा एक प्लान बनाया है 2023 तक, शायद 22 तक 3% करना है ट्रांस फैटी एसिड का जो कंटेंट है जंक फूड्स में या जितने भी ऑयल्स वगैरह में 3% करना है। 2023 तक उसको 2% करना है। इस तरह धीरे धीरे करके पूरे ट्रांस फैटी एसिड्स को एलिमिनेट करना है, ये चाहता है इंडियन गवर्नमेंट भी। वैसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है ट्रांस फैटी एसिड्स को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहा है, क्योंकि ये सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। सो क्या लिखा है, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही है। ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन इन द 5 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन इन यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। देखिए यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया डेली न्यूज़ में। तो अब बताइए इसका 5 पिलर्स है, इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी एमर्जिंग फ्यूल्स। इसमें अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाकी चारों जो है दोस्तों ऑलरेडी है। हमारी जो पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन है इंडिया एंड यूएस का, इसमें सब कुछ है। पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें लेटेस्ट ऐड हुआ है एमर्जिंग फ्यूल्स वाला कंपोनेंट। तो दिस 5 आर द बेसिक पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन इन यूएस इंडिया रिलेशंस। ठीक है, देखिए इंडिया हैज ऑलवेज हैड ए ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। ये आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है ना, इसमें इंडिया सरप्लस में है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है यूएसए के साथ। एंड यूएस इज द 5th बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओनली मॉरिशियस, सिंगापुर, नेदरलैंड्स एंड जापान हैव इन्वेस्टेड मोर एफडीआई सिंस 2000। ठीक है, तो यूएसए जो है हमारा सबसे बड़ा या लार्जेस्ट सोर्स नहीं बोल सकता, 5th है। उससे ज़्यादा मॉरिशियस, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, जापान वगैरह किया है हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है। अगला क्वेश्चन है, ए टैक्स रेट विच इंश्योर्स दैट रेवेन्यू कलेक्टेड बाय न्यू टैक्स रेजिम और जीएसटी सेम इज दैट कलेक्टेड बाय द प्रीवियस वन इज कॉल्ड। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। देखिए दोस्तों, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब क्या होता है, एनी चेंज इन द टैक्स रिफॉर्म्स में रिजल्ट इन ए डेफिसिट इन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंट्री। देखिए दोस्तों, आपको पता है कई सारे टैक्सेस को अबॉलिश करके जीएसटी में सबस्यूम किया था। तो होता क्या है, तो दिस विल रिजल्ट इन ए डेफिसिट इन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो
रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, टैक्स कलेक्शन से आता है। तो जब ये टैक्स रिफॉर्म्स किया था ना, बेसिकली जीएसटी जब आया था, तो गवर्नमेंट को क्या हुआ था, लॉस हुआ था, मतलब कुछ टैक्सेस पहले था वो अबॉलिश किया, जब जीएसटी में आ गया तो थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, गवर्नमेंट को पैसे आना थोड़ा सा लॉस में आ गया। तो गवर्नमेंट क्या करता है, पहले वाला टैक्स रेट के साथ साथ इसको मिलाने के लिए एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट लाता है। देखिए क्या लिखा है, इट इज कॉमनली नोन इज द टैक्स रेट विच एंश्योर्स दैट द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द न्यू टैक्स रेजिम इज सेम एज, मतलब गवर्नमेंट का जो कलेक्शन, मान लीजिए 2015 में गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन था, मान लीजिए 1 लाख रुपीस, 1 लाख तो नहीं, कई करोड़ जाएगा, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जब जीएसटी आ गया तो क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ठीक है, हो गया होगा, क्योंकि कई सारे टैक्स सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में आने से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो मान लीजिए 80,000 हो गया, तो ये जो 20,000 है ना, ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऐड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना इनकम कम नहीं करना है। टैक्स रिफॉर्म्स के इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो कम हो जाए, तो तब ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वाली बात आती है। क्या लिखा है इसमें, टैक्स रेट विच एंश्योर्स दैट द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द न्यू टैक्स रेजिम इज सेम इज दैट कलेक्टेड बाय द प्रीवियस वन। पहले जैसा टैक्स कलेक्शन आता था उसी के साथ नया टैक्स रेजिम को भी इक्वलाइज करना है, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया अभी बताते बताते। वैसे देखिए और एक बार बता देता हूँ, जीएसटी जब आया, मतलब पहले जो टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सब कुछ था, तो उसमें से गवर्नमेंट को जितने पैसे मिल रहा था ना, उतना नहीं मिल पा रहा था। जब जीएसटी आ गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी के साथ इक्वलाइज करने के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट लाया, बस। ठीक है, रेवेन्यू को इक्वलाइज करने के लिए पहले से जो टैक्स रेजिम चल रहा था उसके साथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीए टैक्स एंड द स्टेट टू विच दे बिलोंग आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही जुडीमा राइस वाइन को जीए टैगिंग मिला आसाम से, तो उसी के साथ साथ थोड़ा सा पहले मणिपुर का तमंगलोंग ऑरेंज को भी मिला था, एंड मणिपुर का ही हथेई चिल्ली को भी मिला था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 इधर गलत हो जाता है। जीए टैगिंग क्या है आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, मैंने काफ़ी बार आपके साथ बताया है। जीए टैग्स इन न्यूज़ वाला सीरीज में मैंने किया था, इसमें करीब 72 जीए टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस किया था। आप सर्च कीजिए, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आपको मिल जाएगा। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन ए बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। देखिए, टू एंकरेज लोकल अथॉरिटीज, देखिए सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, न्यूज़ में क्यों आया था। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क विच अकॉर्ड्स द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एको लेवल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखिए बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं, कौन देता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो डेनमार्क में स्थित है। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए आया था, रिसेंटली केरला के, एक्चुअली तमिलनाडु लिखा है, एक्चुअली केरला है, कोवलम बीच तो केरला में है, एंड एडन इन पुदुचेरी बीच, ये दोनों बीच को क्या दिया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया। तो इंडिया में टोटल हो गया कितना, 10 ब्लू फ्लैग बीचेस हो गया, राइट। तो अगला है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको बियाम्स बोलते हैं। ये क्या है, दिस प्रोग्राम प्रमोट्स बीच टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन एब्सोल्यूट हार्मनी विद नेचर। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव देखने से आपको समझ में आ जाएगा। एक तो टू अबेट पोल्यूशन इन कोस्टल वाटर्स एंड बीचेस में जो पोल्यूशन है और उसको कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब बीच रिसोर्ट्स जो होता है या बीचेस में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह होता है ना, हमारे फैसिलिटीज़ के लिए, हमारी लेशर के लिए, प्लेजर के लिए, तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी रिसोर्सेज को खत्म कर लो, आप कोरल रीफ को आप डिस्ट्रॉय करो, सी हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये बोल बचन वाली बात है, ये सब इंश्योर करता है BEAMS प्रोग्राम जो है। तो ये जो तीनों लिखा है ना, ये तीनों BEAMS प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसके साथ साथ जो ब्लू फ्लैग वाला मैंने बताया ना दोस्तों, कोवलम एंड एडन इन पुदुचेरी, ये आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज। राइनो स्पीशीज में सबसे लार्जेस्ट है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस जो है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है सबसे फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है काजीरंगा के बारे में। देखिए
Historically, greater one-horned rhinoceros were found across the entire northern part of Indian subcontinent along the Indus, Ganges, Brahmaputra river basin from Pakistan to Indian Burmese border, including parts of Nepal, Bangladesh, Bhutan, etc. पहले से इतने एरिया में आपको वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलता था, पर अभी देखिए ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस जो है इज फाउंड इन 8 प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरियाज है? काजीरंगा, पवित्रा, मानस, औरंग, जल्दापारा, गोरुमारा, दुधवा एंड कटेरनिया घाट, एंड इन 4 प्रोटेक्टेड एरियाज इन नेपाल। नेपाल में चितवान, बर्डिया, शुक्ला फांटा, पारसा। तो इतने एरियाज में अभी इनके हैबिटेट है या ये आपको मिलेगा। अब स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पीशीज, वेरी करेक्ट। करंटली द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस इज फाउंड इन 8 प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया ओनली। गलत है ना दोस्तों, नेपाल में भी तो है। एंड वर्ल्ड राइनो डे के बारे में बताया है September 22, इट इज़ वेरी करेक्ट। आपको एक न्यूज़ भी हमने शायद समझाया था कि वर्ल्ड राइनो डे के दिन आसाम में कई सारे ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस के जो हॉर्न है उसको जलाया था, बर्न किया था, ठीक है, तो न्यूज़ में आया था। सो वर्ल्ड राइनो डे ध्यान दीजिएगा September 22 को है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू बैड बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए बैड बैंक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली अगर कोई भी बैंक का, कमर्शियल बैंक का NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा हो गया, मतलब इन्होंने ज़्यादा लोन दे दिया, कोई वापस नहीं आया, और ये बैंक जो है, बैंक का जो एक्सिस्टेंस है वही क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए बैंक इनकम क्या है? लोन देते हैं, उसका इंटरेस्ट से वो वापस लेते हैं, तो इंटरेस्ट से तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है या फिर एक्सिस्टेंस है ना, तो ये लोन देने से अगर वो लोन वापस नहीं आएगा तो बैंक का एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह बैंक खुद बैंकरप्सी में चला जाता है कि नहीं? तो बैड बैंक इज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इस तरह की जो बैड लोन्स है ना, जो NPAs है, मतलब जो वापस नहीं आने वाला लोन्स है, इसको वो टेक ओवर करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में ये पूरे पैसे कैसे भी करके ये लोग रिकवर करते हैं। कैसे भी करके मतलब क्या है? मतलब देखिए मैंने अगर लोन लिया होगा, मैंने कुछ सिक्योरिटी भी दिया होगा ना, तो ये जो बैड बैंक्स है इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, मेरा सिक्योरिटी पूरा वो ले लेगा और इसको कहीं और इन्वेस्टर्स को बेच देगा और पैसे वापस वसूल करेगा। तो ये काम करता है जो बैड बैंक है, जिसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। देखिए नॉर्मल बैंक जैसे काम करते हैं वैसे आपका ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं कर सकता, या बैड बैंक काम नहीं कर सकता। ये कोई डिपॉजिट लेगा नहीं या देगा नहीं, ठीक है। बस इनका काम है बैलेंस शीट को क्लीन अप करना एंड जो बैड लोन्स को रिकवर करना। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड मेलन बैंक क्रिएटेड द फर्स्ट बैड बैंक। तो हिस्ट्री देखने से 1988 में पहला फर्स्ट बैंक क्रिएट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के मेलन बैंक, ठीक है। इसके बाद ये कंसेप्ट कई और कंट्रीज में चला गया, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, अभी इंडिया में भी। तो आयरलैंड में एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में टू रिस्पॉन्ड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब आयरलैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उधर एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश किया गया था। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। इट्स टेक ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, दिस इज बेसिक डेफिनेशन, दिस इज वेरी करेक्ट। सेकंड है, ए बैड बैंक शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, वेरी वेरी करेक्ट। नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी आयरलैंड एस्टैब्लिश इन 2009 वाज द फर्स्ट बैड बैंक ऑफ इट्स काइंड। गलत है ना दोस्तों? यूएस में मेलन बैंक के बारे में आपको इधर मैंने बताया। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई लिमिट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2, 3 एंड 4 चारों जो है दोस्तों इसके लिमिट स्पेसिफिक किया हुआ है इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में। देखिए ये 2009 में लेटेस्ट रिवाइज किया था। स्पेसिफाई एन एनुअल लिमिट ऑफ 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर फॉर PM10, 100 फॉर ए 24 आवर पीरियड। सिमिलरली इट्स 40 फॉर PM2.5 एनुअली एंड 60 फॉर ए 24 आवर पीरियड। तो ये सब लिमिट से स्पेसिफिक किया हुआ है PM10 के लिए और PM2.5 के लिए। 10, 2.5 मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना पोल्यूटेंट्स, इसके डायमीटर है बेसिकली। देयर आर ऑल्सो स्टैंडर्ड्स फॉर ए होस्ट ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। देखिए आप द हिंदू में दूसरा या तीसरा पेज में एक कॉलम रहता है जिसमें ये सबके बारे में लिखा रहता है। आप देख लीजिएगा जब आप हिंदू पढ़ते हो ना, उसमें कॉलम रहता है, मतलब ये बताते हैं कि दिल्ली में या मेजर सिटीज़ में ये सब का कंटेंट कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना अपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, ये सब, ठीक है। तो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाला भूलिएगा नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन D 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 1 3। देखिए दोस्तों, सिंपल डेफिनेशन से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या लिखा है, 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 ऐड किया था पार्ट 9B राइट आफ्टर पार्ट 9A रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया। कोऑपरेटिव्स के बारे में काफ़ी वीडियोस हमने बनाया है कि नहीं, आपने खुद सुना होगा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ अभी, बस जल्दी जल्दी मैं बता के जा रहा हूँ। हमारी 97th अमेंडमेंट में ये कोऑपरेटिव्स वाला चीज़ डाला था। एंड वर्ड कोऑपरेटिव्स वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन आर्टिकल 19(1)(c अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट हो गया, मतलब क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव्स जो है एक फंडामेंटल राइट है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, A new Article 43B was added in the Directive Principle of State Policy regarding the promotion of cooperative society। ये सब बेसिक्स है दोस्तों, आपने पॉलिटी में पढ़ाई होगा, पार्ट 3 पार्ट 4 में कोऑपरेटिव्स के बारे में लिखा है, तो ये समझ लीजिएगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट करना दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। एंड हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल 43B क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। आज का फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइक्लोन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ विंड स्पीड। साइक्लोन गुलाब के बारे में आपको हमने बोला था डेली न्यूज़ में, अब इसी से रिलेटेड है। तरह तरह का साइक्लोन है दोस्तों, उसके विंड स्पीड के हिसाब से, तो इसको आप अरेंज कीजिए नीचे से ऊपर तक। नाउ द आंसर इज ऑप्शन BADC। सबसे पहले आएगा लो प्रेशर एरिया, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म। देखिए दोस्तों, टेम साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस, दैट मीन्स कोइल्स ऑफ स्नेक। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन वर्ड कहाँ से है, ग्रीक वर्ड है, साइक्लोस है, इसका मतलब है कोइल्स ऑफ स्नेक। अब साइक्लोन के बारे में कुछ लिखा है इधर, ये पढ़ लीजिएगा, इसका क्लासिफिकेशन आप देख लेते हैं। देखिए, लो प्रेशर एरिया मतलब लेस दैन 17 नोट्स, 1 किलोमीटर पर आवर 0.5 नोट्स है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया मतलब कितना हो गया, विंड स्पीड लेस दैन 31 किलोमीटर पर आवर, हम किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं। डिप्रेशन देखिए 31 to 49 हो गया, डीप डिप्रेशन मतलब 50 to 61 हो गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब 62 to 88 हो गया, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कितना है 89 to 118, फिर वेरी सीवियर आएगा ये 221 तक चला जाएगा, फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा वो 222 से अबव जो है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट बना लीजिएगा। सो दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ साइक्लोन्स। तो हियर आंसर विल बी ऑप्शन A B A D C। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वंस अगेन सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैंने बताया था ना मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो जल्दी मैं वापस आ जाऊँगा। 2-3 वीडियोस और पेंडिंग है, PPT बना रखा हूँ, अपलोड कर लूँगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।